नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिजिक्स बडी और स्वागत करता हूं रे ऑप्टिक्स के इस 11th लेसन में। यस, सो फार वी हैव कवर्ड 10 lessons on ray optics covering each and every part which is very important. In this lesson, we'll be talking about simple microscope. Yeah, this is going to be the second part of optical instrument series in which we'll be discussing simple microscope, we'll be defining the magnification and solving some important numericals associated with simple microscope. So far in this channel, we have covered different units. Apart from this, which is a modern physics is very important for a board point of view. Do check that out. It is very important for your board exam 2026. All the necessary or important questions that are supposed to become, we have discussed in detail. So do check them out. Let's get started. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो बेसिकली हमें बात करनी है माइक्रोस्कोप के बारे में। अब माइक्रोस्कोप मेजरली दो टाइप के होते हैं। वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप एंड अनदर इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मेजरली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो ये चीज़ समझनी है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज सिंपली वी कॉल मैग्नीफाइंग ग्लास। जो भी मैग्नीफाइंग ग्लास हम आज से पहले यूज़ करते आए हैं वो ही हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो जब भी सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेंगे वी जस्ट हैव टू इमेजिन कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास की बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं so just make sure that you imagine that microscope which you use in school, that is in your labs. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में मेजर डिफरेंस यही होता है मैग्निफिकेशन का। सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में ये 1000 टाइम्स ज़्यादा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से हम एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज हमें मिलती है वो 1000 टाइम्स एंड लार्ज होकर मिलती है थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मेजरली हम यहाँ पे रे डायग्राम देख रहे होंगे, हम समझ रहे होंगे कि जो हमें इमेज मिलने वाली है वो इमेज कैसी दिखेगी एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एज वेल। तो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। तो सिंपल माइक्रोस्कोप को कैसे डिफाइन किया जाता है, एंड सिमिलरली एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, मैग्निफिकेशन डिफाइन करने की जो स्टेटमेंट है या जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज बेसिकली डिफाइंड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो हम इस चीज़ को ऐसे बोलेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। शॉर्ट फोकल लेंथ का मतलब क्या है कि बहुत कम फोकल लेंथ होगी उसकी, और ये ज़्यादातर बहुत बड़ी तो नहीं, बट हाँ एक इमेज को एनलार्ज करके दिखाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो भी या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए जब भी हमें इमेज ऑब्जर्व करना होगा तो इट शुड बी प्लेस्ड क्लोज टू द आई। जब क्लोज आई के पास होगा तभी हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो दो केसेस यहाँ पर आते हैं, उन दोनों केसेस को हम समझेंगे। पहले केस के अंदर क्या होगा कि जब फाइनल इमेज है वो बने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर। तो हम इस चीज़ को ऐसे डिफाइन करेंगे पहले केस को, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो हमारी इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए। तो रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्रैक्टिकलिटी समझनी है रे डायग्राम की, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नीफाइंग या मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन की जाती है। तो विल बी सिंपली अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन से ही सारी चीज़ें डिराइव की जाती है, तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो हम सिंपल से ऐसे बोलेंगे दैट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो of the angles. It is defined as the ratio of the angles subtended by the image and the object at the eye. कि इमेज और ऑब्जेक्ट आई पर कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं जब दोनों के दोनों लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर रखे हो। सो व्हेन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। सो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन का मतलब वही 25 सेंटीमीटर। तो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट की बेसिस पर ही हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर रहे होंगे, और कैसे करते हैं इस चीज़ को समझते हैं। जस्ट रिमेंबर दी स्टेटमेंट। सो हियर वी कैन से दैट जो भी हमारा मैग्नीफाइंग पावर होगा वो बराबर होगा एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है ये,
इमेज ने कितना एंगल सबटेंड करा आई के ऊपर टू दी ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल सबटेंड करा आई के ऊपर, जब दोनों के दोनों कहाँ रखे हो, दोनों के दोनों रखे हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर। तो इसको एक्चुअली में डिराइव करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ रे डायग्राम कैन बी ऑब्टेन्ड। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर हम बात कर रहे होंगे तो हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे होंगे। सिंपल सी इस चीज़ को याद रखना है, जब भी हम सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर कोई भी टाइप का माइक्रोस्कोप डिफाइन कर रहे होंगे तो जो लेंस हम यूज़ करेंगे दैट लेंस इज गोइंग टू बी कॉन्वेक्स लेंस। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस अज्यूम करता हूँ और ये कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा दिख रहा होगा। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जब भी बनाओ तो फ्री हैंड से मत बनाना, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो मैंने सिंपल सा अज्यूम करा कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था और वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ था कहीं पे। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं रखा होगा ऐसे, लेट मी अज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट इज ए बी। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर इज कि इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली दो रेज को हम लेंगे एंड विल ट्राई टू ऑब्जर्व दैट हाउ दीज टू रेज विल मीट टू फॉर्म द इमेज। तो प्रोसेस याद रखना है रे डायग्राम बनाने का, हम दो रेज निकालेंगे, वन रे इट शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अनदर रे शुड पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर लाइक दैट। तो स्केल से ड्रॉ करना ज़्यादा ईजी रहेगा, इमेज करेक्ट फॉर्म होनी चाहिए। और सिमिलरली अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो हमें पता है वो फोकस से मीट करती है, फोकस से पास करती है। तो दिस इज हाउ द रे मस्ट पास थ्रू। अब जब हमें इमेज बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, इमेज बनाने के लिए हम इन दोनों रेस को पीछे सबटेंड करेंगे कुछ इस तरीके से, वन विल बी पास्ड, और यू कैन से जब इन दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाएगा तो जो हमें इमेज मिलेगी दैट इमेज इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश और बी डैश। तो ये सिंपल सा केस है, पहला केस, दिस इज हाउ सिंपल इट इज। तो हमें बस रे डायग्राम याद रखना है कैसे बनाना है। ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, दो रेज निकालेंगे, वन रे शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अनदर रे शुड बी पैरेलल, अनदर रे शुड पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। इन दोनों रेज को जैसे ही हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें इमेज मिलेगी। तो अगर हमें इमेज ये मिली है तो अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि इमेज तभी मिलेगी हमें, जब ये इमेज हमें तभी मिलेगी या तभी विजिबल होगी जब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन यानी कि डी पर रखी हो। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो हमारा इमेज डिस्टेंस होगा इट शुड बी डी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको समझने की कोशिश करना, तभी सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो पाएगी। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे क्या करा, हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैग्नीफाइंग पावर अगर हमें निकालनी है तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मच एंगल इज एक्चुअली गोइंग टू बी सस्पेंडेड ऑन द आई। तो जनरली जो भी आई या फिर जब भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके इमेज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आई शुड बी क्लोज टू दी लेंस। तो यहाँ पे हमारी कहीं कोई आई होगी एंड दैट आई इज वेरी क्लोज टू द लेंस। तो तुम इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि ये जो आई है इट इज एक्चुअली प्लेस्ड एट ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के पास ही है ये, जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से ही कैलकुलेट कर रहे होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर डेरिवेशन आती है तो वील बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at focus, or you can say when object is placed between focus and optical center. So we are going to get a virtual image, and that virtual direct and magnified image इज ऑब्टेन्ड एंड दैट इज गोइंग टू बी ए डैश एंड बी डैश। इस चीज का खास ख्याल रखना है। अगर एक नॉर्मल आई की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल आई का मतलब है कि उसके लिए जो भी इमेज बननी चाहिए वो कहाँ बननी चाहिए, डिस्टेंस और डिस्टेंस पर बननी चाहिए, तभी वो इमेज क्लियर होगी। तो विल बी सिंपली सेइंग दैट नॉर्मल आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, सो द पोजीशन ऑफ लेंस इज टू बी एडजस्टेड इन सच अ वे दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। और यही चीज ये डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसी के बाद हम यहाँ पे ऐसे बोल रहे होंगे कि जो भी आई है इट शुड बी क्लोज टू द लेंस, आई क्लोज होनी चाहिए लेंस के, तो एंगल जो भी सस्पेंड हो रहा होगा आई के ऊपर उन एंगल्स को हमें ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना इस चीज को। अब सिंपल सी बात है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस रीजन पर नहीं है तो मुझे इसको पहले शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि दिस इज माय ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस रीजन आल्सो। तो ये ए भी जो है मैंने लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस रीजन के लिए कहाँ पे कर दिया, इमेज के पास ही कर दिया। इसी का इस्तेमाल करके हम रे डायग्राम मैग्निफिकेशन निकाल रहे होंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या कहती है, मैग्नीफाइंग पावर कहती है कि एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। तो इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रही है, इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रही होगी, ध्यान से देखो इस चीज को। तो इस चीज को हम बोल सकते हैं इट इज समथिंग वी कैन कॉल एज बीटा। सिमिलरली ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो होगा कुछ ऐसे, तो इसको मैं अल्फा बोल सकता हूँ। तो जब मैग्निफिकेशन हम डिफाइन कर रहे होंगे एज पर द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन तो आई कैन राइट इट एज इट इज गोइंग टू बी बीटा ओवर अल्फा। अब हमने एक बात पढ़ी थी, हमने एक बात क्या पढ़ी थी कि जितने भी रे डायग्राम्स हम बनाते हैं उनके केस में जो एंगल्स होते हैं ये काफी छोटे होते हैं। तो हम इस चीज को मेंशन करेंगे एज एंगल्स आर गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। अगर एंगल्स बहुत छोटे होंगे तो सिंपल सा हम क्या बोल सकते हैं कि जो अल्फा है इट कैन बी रिटन एज टैन अल्फा। सिमिलरली जो बीटा है उसको भी हम टैन बीटा करके लिख सकते हैं। तो m बराबर आ जाएगा टैन बीटा बाय टैन अल्फा के, कुछ इस तरीके से। ये छोटी सी चीज हमें याद रखनी है। अब टैन अल्फा और टैन बीटा की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम ऑब्वियसली ट्रायंगल्स का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रायंगल्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, टैन बीटा वाले उसमें देखो जरा। तो टैन बीटा निकालने के लिए अगर मैं ट्रायंगल को ऑब्जर्व करूँ तो मैं कौन सा ट्रायंगल ऑब्जर्व कर सकता हूँ, ए डैश बी डैश ओ, इससे मुझे टैन बीटा मिल जाएगा। तो ए डैश बी डैश ओ ट्रायंगल का इस्तेमाल करके मैं टैन बीटा निकाल रहा हूँ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। वहीं पर अगर मुझे टैन अल्फा निकालना है तो इसका इस्तेमाल, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ए डबल डैश बी डबल डैश ओ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दोनों के दोनों कहाँ होने चाहिए, दोनों के दोनों होने चाहिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर। तो टैन किसके बराबर होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पहले केस में, इट इज गोइंग टू बी ए डैश बी डैश।
वहीं पे बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ओ बी डैश। सिमिलरली अगर मैं tan अल्फा लिखूंगा तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस यानी कि ओ बी डैश। तो सेम सेम ही है, बेस दोनों के केस में सेम होंगे तो दोनों के बेस में दोनों के बेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैग्निफिकेशन कितना निकल कर आएगा, मैग्निफिकेशन निकल कर आएगा डी, और आई शुड से इट एज ए डैश बी डैश ओवर ए डबल डैश बी डबल डैश, मतलब ये बड़ी वाली लेंथ माइनस अपॉन में ये छोटी वाली लेंथ। तो ये दोनों की दोनों छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखो, इस चीज को अगर मैं ध्यान से देखूं तो tan अल्फा के केस में अगर मैं ये बड़े वाला ट्रायंगल, tan बीटा के केस में अगर मैं ये बड़े वाले ट्रायंगल को छोड़ के अगर छोटे वाला ट्रायंगल अज्यूम करता हूँ, कौन सा छोटे वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल मेरा बीटा हो गया, ये मेरा है ए डैश बी डैश, ये है मेरा ए बी। तो मैं दोनों के दोनों ट्रायंगल्स इस्तेमाल कर सकता हूँ ना बीटा के लिए, मैं ए डैश बी डैश ओ भी यूज कर सकता हूँ, मैं ए बी ओ भी यूज कर सकता हूँ, आई कैन यूज एनी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। सो ए डैश बी डैश की जगह व्हाट आई कैन डू इज आई शुड राइट इट एज ए बी। तो ट्रायंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं, छोटे वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व करते हैं, तो ए डैश बी डैश की जगह मैं सिंपल सा ए बी यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ए बी लिखूंगा तो अब मेरा छोटे वाला ट्रायंगल हो गया, छोटे वाले ट्रायंगल में वापस से ये चीज अप्लाई करूंगा तो परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा ए बी और बेस मेरा हो जाएगा ओ बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, ए बी और ए डैश बी डैश, ए बी और ए डैश बी डैश ये दोनों सेम है, एज वी नो ए बी इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि ये ए बी और ए डबल डैश बी डबल डैश ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन, दोनों की जो लेंथ है वो सेम होने वाली है। ट्रायंगल का खास खास ध्यान रखना है कि हम कौन से ट्रायंगल को यूज करने वाले हैं, उसी का इस्तेमाल करके हम मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। तो ओ बी डैश क्या है मेरा, डी है, वहीं पे ओ बी क्या है, ओ बी नहीं पता कुछ भी, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दोनों चीज ध्यान से देखोगे तो दोनों के दोनों साइन कन्वेंशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, और अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड है तो दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, और नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर देगा तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी, डी अपॉन एक्स। तो ये हमारा सिंपल सा पहला केस है जिसके अंदर मैग्निफिकेशन किसके बराबर निकल कर आती है, डी अपॉन एक्स, जहाँ पे एक्स क्या होगा, एक्स होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ से हमारे पास एम की वैल्यू आ जाती है। अब इस चीज को थोड़ा सा और ध्यान से सोचने की कोशिश करो, यहाँ पे हम और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो माइनस डी के बराबर होगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस डी के बराबर होगा तो मैं एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, यानी कि जो मेरा यू होगा जो कि माइनस एक्स है इसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ यूजिंग थिन लेंस फॉर्मुला। थिन लेंस फॉर्मुला हम यहाँ पे क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ काफी कम होने वाली है। तो यूजिंग थिन लेंस फॉर्मुला आई कैन से 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन वी की जगह क्या लिखूंगा, 1 अपॉन माइनस डी। 1 अपॉन यू की जगह क्या लिखूंगा, 1 अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन माइनस डी, अब ये 1 अपॉन माइनस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, या मैं इसको अगर यहीं छोड़ दूं तो ये 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। सर तो माइनस डी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या फिर इमेज डिस्टेंस? ध्यान से देखो, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, एक्स हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, वहीं पे इसकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, डी पर बन रही होगी। मतलब हम इसको इसी तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इमेज ऑटोमेटिकली डी पर बनेगी, क्योंकि अगर इमेज डी पर नहीं बनेगी तो हमें दिखेगी कैसे, एक नॉर्मल आई ऑब्जेक्ट इमेज को कब देख सकती है, जब वो इमेज डी पर बन रही हो। तो डी इज गोइंग टू बी द इमेज डिस्टेंस वेयर एज एक्स इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो मैंने यहाँ पे अज्यूम करा है। तो इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट 1 अपॉन एक्स इज गोइंग टू बी 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। इस चीज को अगर मैं फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरी क्वेश्चन को डी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आई विल सिंपली से मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन विद डी। तो जैसे ही मैं इसको डी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, जरा सोच के बताओ, डी बाई एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई एफ प्लस डी बाई डी। तो ये हो जाएगा डी बाई एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई एफ प्लस 1। तो डी बाई एक्स की वैल्यू मिल गई यहाँ से हमको, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का एक और रिलेशन आ गया विच इज गोइंग टू बी 1 प्लस डी बाई एफ। So this is the magnification for simple microscope in the very first case when image is formed at least distance of distinct vision। तो ये मेरा छोटा सा पहला सिंपल सा केस है जिसको हमें याद रखना है। तो लेटर ऑन हम लिख सकते हैं दस शॉर्टर द फोकल लेंथ, जितनी फोकल लेंथ कम होगी उसकी कॉन्वेक्स लेंस की उतना ही ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर होगा। So thus shorter the focal length of the convex lens, the greater is its magnification, or you can say greater is its magnifying power। तो ये था हमारा पहला सिंपल सा केस जिसके अंदर हम इमेज की मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो या तो हम इस रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे अगर हमें फोकल लेंथ गिवन है, या फिर हम इस रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। दोनों का इस्तेमाल करके दोनों में से किसी के लिए भी हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमेंबर दिस इज फर्स्ट केस जहां पे हमारी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड केस आता है, सेकंड केस के अंदर हम क्या बोलते हैं, सेकंड केस में हम बोलते हैं कि जब हमारी फाइनल इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे बन जाए हमारी फाइनल इमेज, व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी। अब लॉजिक क्या है इस चीज का, इस चीज का लॉजिक यही है कि सपोज
अगर तुम मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके चांद को देख रहे हो तो उस केस में इमेज तो हमारी इंफिनिटी पे बन रही होगी और इमेज बन भी रही होगी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है। रे डायग्राम कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे, तो सिंपल सा हम हमारे कॉन्वेक्स लेंस अज्यूम करेंगे और ये जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसे दिख रहा होगा। अगर हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो इन्फिनिटी पे कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, जब ऑब्जेक्ट रखा हो हमारा फोकस के ऊपर। तो सपोज मैंने ऑब्जेक्ट अज्यूम करा विच इज प्लेस्ड एट फोकस, तो ये कुछ फोकस पे रखा हुआ है, इसको मैं एफ बोल देता हूँ। और जो डिस्टेंस हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल है, कुछ इस तरीके से। अब रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, अब सिंपल सी बात है, हमें ऑलरेडी पता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो जो रेज होंगी ये शुड गो लाइक दैट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और जिसकी वजह से हम सिंपल सा कह सकते हैं कि जो हमारा इमेज है वो कहाँ बन रहा होगा, वो इन्फिनिटी पे बन रहा होगा। या फिर अगर हमारा ऑब्जेक्ट ही इन्फिनिटी पे रखा है तो हमारी इमेज कहाँ बन रही होगी, हमारी इमेज फोकस पे बन रही होगी। तो अगर हमने हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं इफ रे ऑफ लाइट्स आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी सो ऑब्जेक्ट इमेज इज गोइंग टू फॉर्म दैट फोकस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई कहाँ होगी, आई होगी लेंस के क्लोज, लेंस के काफी पास। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना है। ये रे डायग्राम क्लियर हुआ, इस रे डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं ये चीज समझ आई। Yes, sir. अब मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन कर सकते हैं उस चीज के बारे में जरा सोचो। तो मैग्नीफाइंग पावर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और उसी चीज का इस्तेमाल करके हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट भी कर रहे होंगे। सो मैग्नीफाइंग पावर इज बेसिकली डिफाइंड एज अगेन द रेशियो ऑफ द एंगल formed by the image to the angle formed by the object at the eye। तो बस यहाँ पे ट्विस्ट एक छोटा सा है, ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि इमेज जो है हमारी वो इन्फिनिटी पर होनी चाहिए और जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, इसको सिंपल सी समझो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज। अब ये इमेज कहाँ होनी चाहिए, दिस इमेज इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी, व्हेन इट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट डी। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा दिस इज गोइंग टू गिव मी मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। अब थोड़ा सा समझो इस चीज को, अगर मेरा ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा, मतलब इसको मैं कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर दूंगा, जो ऑब्जेक्ट है ना वो डी पर पहुंचा है, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए होता है बस ये। तो दिस एंगल, इस चीज को मैं बोल सकता हूँ अल्फा, वहीं पे इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है, तो इस एंगल को मैं बीटा बोल सकता हूँ। तो मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करूंगा, मैग्निफिकेशन डिफाइन करूंगा इट इज गोइंग टू बी बीटा बाय अल्फा। स्मॉल एंगल्स होंगे तो मैं इसको tan बीटा बाय tan अल्फा लिख सकता हूँ। अब बीटा के लिए तो केस सिंपल है, बीटा के लिए तो मैं छोटे वाला ट्रायंगल इस्तेमाल कर लूंगा ए बी और ये ओ। लेकिन अगर मुझे अल्फा के लिए निकालना है तो ये क्या कैसे लिखा मैंने, अल्फा के लिए मैंने सिंपल कैसे लिखा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पहुंच गया, वो डी पे पहुंच गया। अब ये डी पे अगर ऑब्जेक्ट मेरा पहुंच जाएगा तो ध्यान से देखो जरा, दिस इज गोइंग टू बी अल्फा, ये डी डिस्टेंस पर है और ये क्या है, ये ए डैश बी डैश है। मतलब इसको हाइपोथेटिकली समझो कि एक्चुअली के अंदर तो ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डी पर नहीं होगा, लेकिन हमने मैग्निफिकेशन निकालने के लिए एज पर द डेफिनेशन, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को अज्यूम करेंगे कि वो डी पर रखा हुआ है। तो मैग्निफिकेशन में कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, tan बीटा किसके बराबर आएगा, ध्यान से सोचो, इस ट्रायंगल से tan बीटा निकालने के लिए हम यूज करेंगे ट्रायंगल ए बी ओ। वहीं पे अल्फा निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। और ये ए डैश बी डैश ओ कौन सा ट्रायंगल है, ये हाइपोथेटिकल है जिसको हमने सिंपल सा अज्यूम करा ताकि हम मैग्नीफाइंग पावर को एक्चुअली में कैलकुलेट कर सके। तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा ए बी और बेस क्या हो जाएगा मेरा, बेस हो जाएगा बी ओ। वहीं पे अगर मैं tan अल्फा लिखूंगा तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, इस ट्रायंगल में से देखो, तो परपेंडिकुलर यानी ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ। लिख सकता हूँ मैं इस चीज को ऐसे। अब ए बी क्या है, ए बी इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर एज ए डैश बी डैश इज अगेन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ए डैश बी डैश और ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा बी डैश ओ बाई बी ओ, जो कि किसके बराबर आएगा, जो कि बराबर आएगा बी डैश ओ क्या है मेरा डी के बराबर और बी ओ क्या है मेरा एफ के बराबर, यानी कि फोकल लेंथ के बराबर। तो मैग्निफिकेशन इस केस में बराबर आती है डी बाई एफ के। तो दोनों के दोनों काफी हद तक काफी सिंपल रिलेशंस है और इन दोनों के दोनों रिलेशंस को आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी इस चीज का सेंस बनेगा। तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और तरीके से लिखने की कोशिश करूं या फिर अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो पहले केस को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वन प्लस डी बाई एफ था, जबकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या है, डी बाई एफ आई। तो इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ये जो मैग्निफिकेशन है इट इज वन लेस देन द मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। तो एग्जाम में असर्शन रीजन में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपल सा बोलेंगे दैट दिस मैग्निफिकेशन इज वन लेस देन, इज गोइंग टू बी वन लेस देन
the magnification reduced in केस 1। तो दोनों केसेस में डिफरेंस समझ आना चाहिए। पहले केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, जिसकी वजह से हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, वो बिहाइंड द लेंस ही बन रही है, विच इज फॉर्मिंग लीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि दूसरे केस में हमारी इमेज कहाँ बन रही है, हमारी इमेज बन रही है इन्फिनिटी के ऊपर, जिसकी वजह से पूरा का पूरा केस के अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्लियर हुई ये चीज़? समझ आया Yes, यहाँ पे sir. हमने क्या किया? तो समझो इन चीज़ों को ना, मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सा है। डेरिवेशन तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर निकालना अच्छे से आना चाहिए। एक तो अब सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्वियसली 5 नंबर में तो नहीं आएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की पॉसिबिलिटी है कि शायद 3 नंबर में भी ना आए, लेकिन हाँ केस बेस्ड क्वेश्चन में सिंपल माइक्रोस्कोप पूछा जा सकता है। तो इस छोटी सी चीज़ को खास ख्याल रखना है। एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ इससे रिलेटेड, और इस सवाल के जवाब को देने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप है विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, ठीक है, और उन दोनों लेंसेज को हमने कॉन्टैक्ट में रखा है। तो दोनों के दोनों लेंस की जो पावर है वो हमें दी हुई है 15 डायोप्टर और 5 डायोप्टर। ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन कह रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट ऑफ पावर प्लस 15 डायोप्टर एंड प्लस 5 डायोप्टर। So question is calculate the magnifying power of the microscope if final image is formed at D, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो अब सिंपल सा सोचो जरा इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। अब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर का या मैग्निफिकेशन निकालने का क्या रिलेशन पड़ा है हमने अभी? दो ही रिलेशन पड़े हैं हमें। अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज बन रही होगी सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए तो मैग्निफिकेशन इसके बराबर होगी, वहीं पे अगर इन्फिनिटी पर बन रही होगी तो मैग्निफिकेशन इसके बराबर होगी। तो ऑब्वियसली इस रिलेशन का तो इस्तेमाल हम करेंगे नहीं, हम इस्तेमाल करेंगे इस रिलेशन का। लेकिन समझने की बात यह है कि इस केस में हम फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ कैन बी एक्चुअली कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो अगर मैं फोकल लेंथ को देखूं तो फोकल लेंथ बराबर होता है 1/p के, या फिर p बराबर होता है 1/f के। तो इस केस में हमें पहले पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन का। और कॉम्बिनेशन का पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन का पावर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल था, दोनों की पावर को प्लस कर दो। दोनों की पावर को मैं जैसे ही प्लस करूंगा इट इज गोइंग टू बी 15 + 5 विच इज इक्वल्स टू 20, 20d के बराबर। दोनों के दोनों प्लस में है तो ये प्लस 20 के बराबर आ जाएगा। इस 20 को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरे पास मैग्निफिकेशन इजीली निकल के यहाँ पे आ जाएगी। इट इज गोइंग टू बी 1 + d। d कितना होता है? d इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और अगर d लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है तो ये आ जाएगा मेरे पास 25 सेंटीमीटर के। वहीं पे फोकल लेंथ किसके बराबर होती है? 1/p के बराबर होती है। अगर ये 1/p के बराबर होती है तो 1/20। अब यहाँ से जो आंसर आएगा ना इट इज गोइंग टू बी 0.05, ये मीटर में आएगा, ये बात याद रखनी है। तो फोकल लेंथ अगर मैं सेंटीमीटर में देखूंगा तो 5 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ से फोकल लेंथ आ गई हमारे पास, यहाँ फोकल लेंथ की वैल्यू 5 डाल देंगे तो मैग्निफिकेशन कितनी निकल कर आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 1 + 5 यानी कि 6 के बराबर। मतलब जो ये कॉम्बिनेशन है ये इमेज को 6 टाइम्स बड़ा कर देगा। ये छोटी सी चीज़ हमें यहाँ पे समझनी थी। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? Yes, sir. ऑल राइट। तो यही इसी के बारे में हमने बात करी है। ये पहला केस है जहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इस केस में मैग्निफिकेशन निकल कर आती है 1 + d/f। चलो सोच के बताओ जरा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ पर्सन यूजिंग अ लेंस एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप सीज अन व्हिच काइंड ऑफ इमेज डू वी एक्चुअली ऑब्जर्व? बहुत सिंपल है, ध्यान से सोच के बताना। Upright, real magnified image. सही जवाब। चलो इसके बारे में सोचो, हमने कल ही पढ़ा था ये। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिफेक्ट एस्टिग्मेटिज्म, इट्स मेन रीजन इज, क्या रीजन था उसका? नोट्स बनाए थे तुमने? C part. कौन सा? C part. हाँ, सी पार्ट। कॉर्निया इज नॉट स्फेरिकल एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी ऑब्जर्व दिस थिंग। तो कल ही हमने इसके बारे में बात करी थी, और यही हमने देखा था कॉर्निया इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप एंड इट मे हैव अ लार्ज कर्वेचर इन वर्टिकल प्लेन, जिसकी वजह से हमारा जो डिफेक्ट है हम ऑब्जर्व करते हैं। तो याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और स्पेसिफिकली सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अगेन मैं यही बोलूंगा, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है? 1 + d/f। कौन से केस में? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट
एन इमेज फॉर्म्ड एट डी, वहीं पे अगर इमेज फॉर्म हो रही होगी इन्फिनिटी पे तो मैग्निफिकेशन बराबर हो जाएगा डी बाई एफ के। तो ये दोनों के दोनों केसेस में कैसे मैग्निफिकेशन निकल कर आती है याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। सो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी इट इज गोइंग टू बी डी बाई एफ। तो सेम थिंग। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए और बताइए, बहुत सिंपल सवाल है, अभी अभी हमने करा है, ओरली तुमको आंसर आ जाना चाहिए। बताओ जरा। You are given with D, you are given with focal length. What we should write here? D part. Which part? D part. So again, we'll be using the same relation, which will comes out to be 6. That is D part. चलो इसके बारे में जरा सोचो। पावर ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज हमें दिया हुआ है ए और बी, कंपेयर करना है यहाँ पे। एक है 8 डायोप्टर, एक है 4 डायोप्टर। तो कौन दोनों को हम सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज कर रहे हैं। सो मैग्निफिकेशन ऑफ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शंस को करने से पहले दोनों की फोकल लेंथ कैलकुलेट करो, और फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के बाद दोनों केस में मैग्निफिकेशन निकालो और फिर जज करना कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ऐसे रैंडम भी आंसर नहीं करना, कैलकुलेट करो और जल्दी से बताओ दोनों की फोकल लेंथ कितनी आ रही है। बहुत सिंपल है। और एक बात याद रखनी है, डायोप्टर से जो फोकल लेंथ निकलती है, पावर का इस्तेमाल करके जो फोकल लेंथ निकालते हैं, वो फोकल लेंथ कैसी होती है, वो फोकल लेंथ होती है मीटर्स में। तो इस चीज का भी खास ख्याल रखना। करो जरा ट्राई और बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत सिंपल है। Sir, B part. फोकल लेंथ यही आ रही है। हाँ, मैंने मीटर्स में निकाला है। वेरी गुड। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। अच्छा अब एक बात यहाँ पे याद रखनी है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन्ड आई का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी दिक्कत ना हो, विच इज हेल्दी। इस तरीके से तुम इस चीज को याद रख सकते हो। तो ये टर्म्स तुम बार बार अलग अलग चैप्टर अलग अलग क्वेश्चंस में देख रहे होगे, तो इस चीज का भी खास ख्याल रखना। नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप।